हो सकता है अगर किसी इंसान को 100 बार मारा जाए लेकिन वो हर बार बिना किसी खरोंच के फिर से जिंदा हो जाए। हाँ, बिल्कुल वैसी ही एक डरावनी और रोमांचक मूवी हम आज देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम है फ्रैंकेनस्टाइन, जो हाल ही में रिलीज हुई है और सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। कमाल की मूवी है। अगर आप इसे देखना शुरू करेंगे तो आखिर तक देखे बिना नहीं रह पाएंगे। मूवी के पहले सीन में हमें समुद्र के अंदर फंसी हुई एक शिप दिखाई जाती है। उस शिप का कैप्टन और उसके साथ के लोग किसी भी तरह से शिप को फिर से समुद्र के रास्ते अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन जानता है कि यह लगभग नामुमकिन है। फिर भी वो अपने लोगों का हौसला टूटने नहीं देता। रात के वक्त जब वो दूर देखता है तो उसे आग जलती हुई नजर आती है। वो कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचता है और देखता है कि एक घायल आदमी विक्टर वहां पड़ा है। विक्टर की एक टांग नहीं है, उसने नकली पैर लगाया हुआ है। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो विक्टर को लेकर अपने जहाज की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा और डरावना आदमी उनकी ओर बढ़ने लगता है। घबराकर कैप्टन और उसके लोग गोली चला देते हैं, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होता। वो उल्टा उन सबको बुरी तरह पीट देता है और जहाज पर चढ़कर चिल्लाता है, विक्टर, मैं तुम्हारी तलाश में हूं। लेकिन जहाज के लोग बहुत ताकतवर गन से उस पर फायर करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। नीचे गिरने के बाद भी वो नहीं मरता, बल्कि और ज्यादा गुस्से में आकर जहाज को तोड़ने लगता है। तभी कैप्टन बर्फ पर गोली चलाता है जहां वो आदमी खड़ा होता है और वो बर्फ टूट जाती है। आदमी सीधा ठंडे पानी में गिर जाता है। कुछ देर बाद विक्टर को होश आता है। तभी विक्टर बोलने लगता है, वो मरता नहीं है, मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो हर बार वापस आ जाता है। वो आगे कहता है, अगर वो दोबारा यहां आया तो तुम मुझे इस जहाज से बाहर फेंक देना, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। इसके बाद कैप्टन कहता है, ठीक है, लेकिन पहले तुम अपनी कहानी सुनाओ। फिर विक्टर अपनी कहानी बताना शुरू करता है और सीन चला जाता है फ्लैशबैक में। यहां हम देखते हैं विक्टर की मां, जो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, और साथ ही हमें छोटे विक्टर की झलक भी दिखाई जाती है। फिर दिखाया जाता है विक्टर के पिता अल्फोंस, जो एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। अल्फोंस ने विक्टर की मां से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो अमीर परिवार से थी। यहां एक और बात सामने आती है, अल्फोंस को न तो विक्टर पसंद था और न ही उसकी मां, क्योंकि दोनों के बाल काले थे। विक्टर की मां कैरोलिन उस वक्त प्रेग्नेंट थी। अल्फोंस के बारे में एक ही अच्छी बात थी, वो उस समय दुनिया के सबसे मशहूर डॉक्टरों में से एक था। उसे इंसानी शरीर के बारे में बहुत कुछ पता था और वो सारी बातें वो विक्टर को भी सिखाता रहता था। विक्टर भी सब कुछ ध्यान से सीखता रहता है, लेकिन अगर विक्टर से कभी कोई जवाब गलत निकल जाता तो अल्फोंस उसे डंडे से पीटता, यहां तक कि उसके चेहरे पर भी मार देता। एक दिन विक्टर अपनी मां के साथ खेल रहा होता है, तभी उसकी मां को जोरों से दर्द होने लगता है। वो लेबर पेन में होती है। अल्फोंस तुरंत उन्हें डिलीवरी के लिए अंदर ले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कैरोलिन बच्चे को जन्म देते हुए मर चुकी है। विक्टर अपनी मां की मौत से बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन मरने से पहले कैरोलिन एक बेटे को जन्म देती है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है विलियम। अल्फोंस कहता है, विलियम मेरा बेटा है। अल्फोंस अपने छोटे बेटे विलियम से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसके बालों का रंग भी बिल्कुल उसी की तरह था। एक दिन विक्टर अपने पिता से पूछता है, आप मां को बचा क्यों नहीं पाए? अल्फोंस जवाब देता है, मौत से कोई नहीं बच सकता। यही बात सुनकर विक्टर के मन में एक ठान जाती है। वो सोचता है कि अब मैं इंसानी शरीर के बारे में सब कुछ सीखूंगा और जानूंगा कि मरे हुए इंसान को कैसे जिंदा किया जा सकता है। उसी रात उसके सपने में एक देवी प्रकट होती है, जो कहती है, तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। यह सुनकर विक्टर का इरादा और मजबूत हो जाता है। अब फिर से वर्तमान प्रेजेंट में लौटते हैं, जहां वो विशाल आदमी जो पानी में गिरा था वो फिर से जिंदा होकर ऊपर आता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि कुछ सालों बाद अल्फोंस की भी मौत हो जाती है। विक्टर का छोटा भाई विलियम अभी बहुत छोटा होता है, इसलिए विक्टर उसे अपने रिश्तेदारों के घर भेज देता है। कई सालों बाद जब सीन बदलता है तो हम बड़े हुए विक्टर को देखते हैं, जो अब एक अदालत कोर्ट रूम में खड़ा होता है। उसके साथ वहां एक शख्स होता है, हेनरी, जो उसकी रिसर्च में दिलचस्पी रखता है। विक्टर सबके सामने कहता है, मैं इंसानी शरीर के बारे में सब कुछ जान चुका हूं और अब मैं मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सकता हूं। इतना कहकर वो एक अधूरी लाश के शरीर में बैटरी के तार जोड़ता है और बिजली का झटका देता है। अचानक वो लाश हिलने लगती है, उसमें जान आ जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। विक्टर ने बहुत सालों की रिसर्च के बाद ये कमाल किया था, लेकिन अदालत में बैठे जज ये सब देखकर कहते हैं, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है, इस तरह के प्रयोग करना गुनाह है। इस बात से विक्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और घर लौटता है। वहीं उसे मिलने आता है हेनरिच, जो उससे बात करने की कोशिश करता है। असल में विक्टर का छोटा भाई विलियम अब बड़ा हो चुका है और उसे एक लड़की एलिजाबेथ से प्यार हो गया है। एलिजाबेथ का अंकल हेनरिच ही वह व्यक्ति है जो अब विक्टर के सामने सच्चाई रखता है। वो कहता है, तुम्हारा वो प्रयोग मैंने देखा था और मुझे बहुत पसंद आया।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए दूंगा, लेकिन एक वादा करना होगा, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तुम मेरी मदद करोगे। पैसे की चाह में विक्टर इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब विक्टर किसी मरे हुए इंसान के शरीर में जान डालता है तो वो जिंदा तो होता है, मगर कुछ ही मिनटों के लिए। हेनरिच कहता है, मैं तुम्हें जितना वक्त चाहिए दूंगा ताकि तुम ये जान सको कि किसी इंसान को हमेशा के लिए जिंदा कैसे रखा जा सकता है। अगले दिन विक्टर अपने सारे रिसर्च फाइल्स लेकर हेनरिच के पास आता है। जब दोनों बातें करने लगते हैं तब एक बात पता चलती है। हेनरिच पहले एक डॉक्टर था और उसे भी इंसान के शरीर के रहस्यों को जानने में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी विक्टर को। थोड़ी देर बाद विक्टर का भाई विलियम वहां आता है और वो बताता है कि वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है। लेकिन जब विक्टर एलिजाबेथ को देखता है तो वो खुद उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। इसके बाद सब लोग मिलकर विक्टर के उस नए प्रयोग के बारे में बात करने लगते हैं, मगर एलिजाबेथ साफ कहती है, मरे हुए लोगों को जिंदा करना एक पागलपन है। यह सुनकर विक्टर के पास कोई जवाब नहीं बचता। विक्टर वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां जहाज पर मौजूद कैप्टन और उसके लोग ये जान लेते हैं कि जिसे उन्होंने पानी में गिरा दिया था वो आदमी फिर से जिंदा होकर ऊपर आ गया है। कहानी एक बार फिर से आगे बढ़ती है। अब हेनरिच विक्टर को उसके शहर से दूर एक पुराने टॉवर जैसे खंडहर महल में ले जाता है, जहां वो अपने प्रयोग को आगे बढ़ा सके। विक्टर का भाई विलियम भी उनके साथ होता है। विक्टर को यह जगह अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट लगती है और वो पूरे जोश के साथ काम शुरू कर देता है। एक दिन विक्टर कुछ सामान लेने मार्केट जाता है, जहां उसकी नजर एलिजाबेथ पर पड़ती है, जो जल्द ही विलियम से शादी करने वाली है। विक्टर उसे देखकर पीछे पीछे चर्च तक चला जाता है। वहां एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि विक्टर उसे फॉलो कर रहा है। दोनों इस बात पर हंसी मजाक करते हैं और फिर साथ में डिनर करने निकलते हैं। वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और डिनर के बाद डांस भी करते हैं। इसी बीच विक्टर को अपने प्रयोग के लिए जरूरी सारी चीजें मिल जाती हैं। उधर विलियम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि विक्टर और एलिजाबेथ एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो तो बस अपने भाई की मदद करने में लगा रहता है, उसके एक्सपेरिमेंट के लिए हर चीज तैयार कर रहा होता है। इसी दौरान हेनरिच को पता चलता है कि विक्टर को एलिजाबेथ से प्यार हो गया है। वो विक्टर को चेतावनी देता है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है, पहले अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ भी आती है और विक्टर को समझाने की कोशिश करती है, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, मैं तुम्हारे भाई विलियम से शादी करने वाली हूं। यह सुनकर विक्टर अंदर से टूट जाता है। विक्टर बहुत दुखी होता है, लेकिन इसी बीच उसका प्रयोग आखिरकार सफल हो जाता है। अब उसे यह समझ आ गया है कि मरे हुए शरीर में कैसे जान डाली जा सकती है। फिर वो एक ऐसे इलाके में जाता है जहां हाल ही में युद्ध हुआ था और वहां पड़े हुए कई मरे हुए शरीरों को इकट्ठा करता है। विक्टर उन लाशों में से सही सलामत शरीर के हिस्से निकालता है, किसी का दिल, किसी के हाथ, किसी के पैर, और उन्हें जोड़कर एक पूरा शरीर तैयार कर देता है। अब वो अपने अंतिम प्रयोग के लिए पूरी तरह तैयार होता है। तभी बाहर तेज बिजली कड़कने की आवाज आती है और विक्टर समझ जाता है कि यही सही वक्त है। वो भागता हुआ हेनरिच को बताने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हेनरिच को कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज में। हेनरिच अब तक अपने सिर पर विग पहनकर यह बात छुपाए हुए था, इसलिए विक्टर को कभी एहसास नहीं हुआ था। हेनरिच कहता है, मैंने तुमसे पहले ही एक मदद मांगी थी, अब वो वक्त आ गया है। मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। जब मैं मर जाऊं तो मेरे ब्रेन और दिल को उस शरीर में डालकर मुझे फिर से जिंदा कर देना। विक्टर ये सुनकर चौंक जाता है। वह कहता है कि यह कैसे संभव है, मुझे अब तक इसका तरीका नहीं पता। फिर वो टॉवर की ऊपरी मंजिल पर जाकर एक छोटा सा और टॉवर जोड़ता है ताकि बिजली का झटका प्रयोग तक पहुंच सके। लेकिन जब नीचे लौटता है तो देखता है कि हेनरिच गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा है। हेनरिच हाथ में प्रयोग के लिए जरूरी एक अहम उपकरण पकड़े हुए कहता है, अगर तुमने मुझे अभी जिंदा नहीं किया तो मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। दोनों में जबरदस्त बहस और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी झगड़े में हेनरिच फिसलकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। विक्टर भागकर नीचे जाता है, लेकिन जब वह उसे चेक करता है तो पाता है कि हेनरिच का ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो चुका है। फिर भी उसके प्रयोग के लिए जो महत्वपूर्ण उपकरण था वो अब भी उसके पास मौजूद है। हेनरिच का दिमाग पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए विक्टर उसे एक डिवाइस से जोड़ देता है ताकि उसकी सारी ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। जैसे ही ऊपर वाला छोटा टावर खुलता है, तेज बिजली का झटका उसी पर गिरता है। वह बिजली की शक्ति सीधी जाकर उस डेड बॉडी पर पड़ती है जिसे विक्टर ने तैयार किया था। अचानक उस शरीर के अंदर दिल की धड़कन शुरू हो जाती है, लेकिन शुरुआत में विक्टर को इसका एहसास नहीं होता। वो सोचता है कि उसका प्रयोग फिर से नाकाम हो गया है और मायूस होकर वहीं सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि जिस मृत शरीर को उसने बनाया था अब उसमें जान आ चुकी है। वो अविश्वास से उसे देखता रहता है। यह उसका सपना था जो अब सच हो गया था। विक्टर एक नवजात बच्चे की तरह होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि सूरज की रोशनी क्या होती है।
ठंड क्या है, गर्मी क्या है। विक्टर उसे सिखाने लगता है। ये सूरज है, ये रोशनी है, ये गर्म हवा है। वो उसे धीरे धीरे इंसान की तरह जीना सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद विक्टर उसे बेसमेंट में ले जाकर वहां की लोहे की जंजीरों से बांध देता है और कहता है, अगर तुम यहां रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे। अब विक्टर को एहसास होता है कि उसने जो सोचा था, एक डेड बॉडी में जान डालना, वो तो सफल हो गया, पर अब उसे नहीं समझ आता कि आगे क्या करना है। समय बीतने लगता है और धीरे धीरे कायल में बदलाव आने लगते हैं। अब वो विक्टर का नाम लेना छोड़ देता है और कुछ भी नया सीखना बंद कर देता है। ये देखकर विक्टर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसका बनाया हुआ जीव अब मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। इसी दौरान एक दिन कायल गलती से अपने हाथ को ब्लेड से काट लेता है। विक्टर तुरंत उसकी ओर भागता है और तब वह देखता है कि कुछ ही सेकंडों में उस कटे हुए जख्म की त्वचा खुद ब खुद जुड़ने लगती है और विक्टर हैरान रह जाता है। उधर दूसरी तरफ विलियम और एलिजाबेथ टावर की ओर आते हैं ताकि विक्टर और हेनरिच से मिलने सकें। लेकिन जब वे अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विक्टर कायल पर गुस्सा कर रहा है, उसे जोर जोर से डांट रहा है। मैंने तुझे बार बार कहा है, कुछ नया बोल, कुछ नया सीख, सिर्फ विक्टर बोलने से कुछ नहीं होगा। बेचारा कायल कुछ समझ नहीं पाता और एक छोटे बच्चे की तरह मासूमियत से उसका चेहरा देखता रहता है। उसी वक्त दरवाजे पर तेज आवाज होती है। विक्टर दरवाजा खोलता है। सामने विलियम और एलिजाबेथ खड़े होते हैं। विक्टर तुरंत कहता है, आओ मैं तुम्हें अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, और विलियम को लेकर नीचे बेसमेंट की ओर चला जाता है। लेकिन एलिजाबेथ को नीचे से किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंचती है और वहां वो देखती है कायल, एक विशाल अजीब दिखने वाला जीव जो देखने में डरावना है लेकिन आंखों में मासूमियत भरी है। वो पहले तो डर जाती है पर जल्द ही समझ जाती है कि ये भयावह दिखने वाला प्राणी अंदर से एक बच्चा है। वो वापस जाकर विक्टर से पूछती है, ये क्या है? विक्टर सब कुछ बता देता है, कैसे उसने मृत शरीर में जान डाली पर उसका प्रयोग मानव जैसा सोचने वाला जीव नहीं बना सका। वो कहता है, मेरी एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गई है। रात में कायल पानी से खेल रहा होता है। तभी एलिजाबेथ फिर उसके पास आती है ताकि उससे बात कर सके। कायल बहुत खुश हो जाता है और अपने पास पड़ी एक पत्ती उठाकर उसे गिफ्ट के रूप में देता है। एलिजाबेथ मुस्कुराती है और कहती है, मेरा नाम एलिजाबेथ है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर वो वहां से जाने लगती है। विक्टर ये सब देखता है और उसे अच्छा नहीं लगता कि एलिजाबेथ उस जीव से बात कर रही है। वो गुस्से में उसे रोकने की कोशिश करता है पर एलिजाबेथ समझाती है, वो बाहर से चाहे जैसा दिखता हो पर उसके अंदर दिल है, बस इंसानों जैसा समझने की शक्ति नहीं है। एलिजाबेथ कहती है, वो एक बच्चे की तरह है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। लेकिन विक्टर ये बात मानने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में कहता है, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ये किसी काम का नहीं। उसी गुस्से में वो कायल के पास जाता है और उसे मारने लगता है। मेरा नाम बोलना छोड़, कुछ और बोल, कुछ सोच, कुछ सीख। लेकिन इस बार कायल खुद को रोक नहीं पाता। वो जोर से चिल्ला उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकते हैं। विक्टर डर जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि अब ये जीव उसके काबू में नहीं रहा। अगले दिन वो विलियम को बुलाता है और हेनरिच की लाश दिखाकर कहता है, कायल ने गुस्से में उसे मार डाला, अब इसका जिंदा रहना खतरनाक है। वो कहता है, ये बात एलिजाबेथ को मत बताना, उसे लेकर यहां से निकल जाओ। विलियम उसी तरह एलिजाबेथ को कुछ बहाना बनाकर वहां से ले जाने लगता है। लेकिन एलिजाबेथ के मन में शक होता है। वो आधे रास्ते से ही लौटने का फैसला करती है। उधर विक्टर पूरे टावर में तेल डालकर आग लगा देता है और बाहर निकल आता है। लेकिन अंदर कायल उस आग को देखकर बेकाबू हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, दीवारें तोड़ने की कोशिश करता है। विक्टर उसका शोर सुनकर वापस अंदर दौड़ता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक भयानक धमाका होता है। विस्फोट में विक्टर का एक पैर कट जाता है और सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता है। उसी वक्त विलियम और एलिजाबेथ वहां पहुंचते हैं और जो देखते हैं उससे सदमे में आ जाते हैं। विक्टर और सामने कायल, जिसे वो अब राक्षस समझते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहां विक्टर अपनी पूरी कहानी कैप्टन को सुना रहा होता है। तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। कैप्टन दरवाजा खोलते हैं और सामने खड़ा होता है कायल। कैप्टन कहते हैं, विक्टर ने मुझे तुम्हारी पूरी कहानी बताई। इस पर कायल धीरे से कहता है, तो अब मेरी कहानी भी सुनो। वो बताने लगता है, विक्टर ने टावर में आग लगाई थी, तब किसी तरह मैं वहां से निकल भागा, गटर के रास्ते बाहर आया और बारिश की रात में दूर जाकर बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, ना विक्टर, ना आग, ना मेरा अतीत। कायल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बस अंधाधुंध भागता चला जाता है। भागते भागते वो जंगल के अंदर पहुंच जाता है। वहां जमीन पर कुछ पुरानी हड्डियां और कंकाल पड़े होते हैं। उनके पास उसे एक पुराना कपड़ा मिलता है। वो उसे पहन लेता है और आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक हिरण दिखाई देता है। वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और प्यार से उससे बात करने लगता है।
पास के पेड़ से एक फल तोड़कर वो खुद भी खाता है और थोड़ा सा फल हिरण को भी खिलाता है। लेकिन उसी वक्त एक तेज आवाज आती है। कोई उस हिरण पर गन से गोली चलाता है। कायल मुड़कर देखता है, कुछ शिकारी वहां खड़े हैं। वो डर जाता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिकारी उस पर भी गोली चलाने लगते हैं। कायल किसी तरह उनसे बचकर दूर भागता है और उसे सामने एक पुराना घर दिखता है। वो घायल हालत में उस घर के पीछे बने एक गैरेज जैसे छोटे कमरे में घुस जाता है और थककर वहीं सो जाता है। अगले दिन उस घर में रहने वाला परिवार वापस आता है। कायल छिपकर देखता है और पहचान जाता है कि ये वही लोग हैं जो शिकार करने गए थे। घर में एक बूढ़ा आदमी भी रहता है जो बहुत दयालु और अंधा है। वो अपनी पोती के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। उसे देखकर कायल के दिल में कुछ बदलने लगता है। वो भी उसी तरह अपने सिर पर हाथ रखता है जैसे किसी ने उसे भी प्यार किया हो। धीरे धीरे वो देखता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी पोती को किताब पढ़ना सिखा रहा है। कायल खिड़की के पीछे से सब देखता है और धीरे धीरे खुद भी सीखना शुरू कर देता है। कई महीने बीत जाते हैं। कायल उसी परिवार के पास छिपकर रहने लगता है, बिना उनके जाने हुए। वो उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। एक दिन जब परिवार वाले घर लौटते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर जलाने के लिए लकड़ियां और सूखी टहनियां सुंदर ढंग से रखी हुई हैं। वो हैरान रह जाते हैं, ये किसने किया? और फिर कहते हैं, इस जंगल में जरूर कोई पवित्र आत्मा रहती है जिसने हमारी मदद की होगी। उनकी खुशी देखकर कायल के चेहरे पर भी पहली बार एक सच्ची मुस्कान आती है। वो खुश होता है क्योंकि पहली बार उसे लगता है कि उसने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है। कायल रोज की तरह उसी परिवार की मदद करता रहता है और उस परिवार ने भी ये सोचकर कि कोई अदृश्य शक्ति या कोई नेक आत्मा उनकी मदद कर रही है, घर के बाहर थोड़ा खाना और कपड़े रख देने की आदत बना ली है। कायल रात में आकर वो सब चीजें उठा लेता है, पर परिवार को अभी तक नहीं पता होता कि ये सब कायल ही कर रहा है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, लेकिन एक दिन जंगल में कुछ भेड़िए आकर उस परिवार के भेड़ों पर हमला कर देते हैं। परिवार किसी तरह बंदूक से गोली चलाकर उन्हें भगा देता है, लेकिन अब वो समझ जाते हैं कि इस जंगल में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि अब उन्हें शहर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उस परिवार का बूढ़ा व्यक्ति जो अंधा है, वो यह जगह छोड़ने से इनकार कर देता है। बाकी सब लोग तो वहां से शहर चले जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति वहीं रुक जाता है। ये बात कायल को पता चलती है तो वो सोचता है कि आज रात वो उससे मिलकर बात करेगा। रात को जब वो घर के अंदर आता है तो वो बूढ़ा आदमी भले ही उसे देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर लेता है कि जो व्यक्ति इतने दिनों से मदद कर रहा था वो यही है जो अब उसके सामने खड़ा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, इतने दिनों से जो हमारी मदद कर रहा था वो तुम ही हो ना? और फिर कायल को धन्यवाद देता है। लेकिन अचानक कायल का हाथ गलती से एक कांच की बोतल से टकरा जाता है और वो गिरकर टूट जाती है। कायल डर जाता है, घबराकर पीछे हट जाता है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, डर मत, यहां तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर तू चाहे तो मेरे साथ रह सकता है, मुझे भी बहुत खुशी होगी। कायल को पहली बार किसी ने इतने प्यार से अपनाया होता है। वो उस व्यक्ति पर भरोसा करता है और उसके साथ रहने का फैसला करता है। धीरे धीरे वो बूढ़ा व्यक्ति उसे पढ़ना, लिखना और इस दुनिया के बारे में छोटी छोटी बातें सिखाने लगता है। कुछ ही दिनों में कायल न सिर्फ बोलना बल्कि सही तरीके से पढ़ना भी सीख जाता है। अब दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन उस बूढ़े व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होता है। वो बूढ़ा व्यक्ति एक दिन कायल से पूछता है, तू कहां से आया है? तेरे माँ बाप कौन हैं? लेकिन कायल को कुछ भी याद नहीं होता। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अगर ऐसा है तो जा और खुद अपने बारे में सच्चाई पता कर। ये बात कायल को सही लगती है क्योंकि कई दिनों से यही सवाल उसके मन में घूम रहा था। इसलिए वो जंगल से बाहर निकल पड़ता है। चलते चलते दूर उसे वही टॉवर दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है कि पूरा टॉवर अब खंडहर बन चुका है। हर जगह जल चुके कागज और किताबें पड़ी हैं। वो उन आधे जले हुए एक्सपेरिमेंट पेपर्स और बुक्स को उठाकर पढ़ने लगता है और तभी उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वो किसी आम इंसान की तरह पैदा नहीं हुआ बल्कि मरे हुए लोगों के शरीर के टुकड़ों से बनाया गया है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। वो अंदर से पूरी तरह हिल जाता है। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब विक्टर ने उसके साथ क्या क्या किया था। उसी वक्त उसे एक लेटर दिखता है जिस पर विक्टर का पता, एड्रेस लिखा होता है। वो तय करता है कि अब उसे वहीं जाना है। लेकिन जब वो घर के पास पहुंचता है वहां देखता है वुल्फ फिर से आ गए हैं। वो गुस्से में आकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। कायल के पास इंसानों से 1000 गुना ज्यादा ताकत होती है, मगर उस बूढ़े व्यक्ति को वो भेड़िए पहले ही बुरी तरह घायल कर चुके होते हैं। वो बूढ़ा आदमी दर्द में कहता है, अब तुझे अपने बारे में सब पता चल गया है। मुझे खुशी है कि तू आखिरकार सच्चाई तक पहुंच गया। और ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो परिवार वापस लौट आता है।
कायल को इतना भयानक और डरावना देखकर वो सोचते हैं कि इसी ने उस बूढ़े को मार दिया है। वो सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। कायल भी उन्हें धक्का देकर बाहर निकलता है, लेकिन तब तक वो लोग उसे कई गोलियां मार देते हैं। कायल जमीन पर गिर जाता है और सबको लगता है कि वो मर गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसका शरीर पड़ा होता है, उसके जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं और वो फिर से जिंदा हो उठता है। यानी कायल कभी नहीं मर सकता। दूसरी ओर देखा जाए तो विक्टर का पैर जो ब्लास्ट में कट गया था, अब वो एक नकली पैर, डुप्लीकेट लेग लगाकर चलता है। उसी दिन विलियम और एलिजाबेथ की शादी भी हो रही होती है। विक्टर एलिजाबेथ को बधाई देने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन एलिजाबेथ अब तक ये नहीं भूल पाई है कि विक्टर ने कायल को मार दिया था। वो गुस्से में आकर उसके सिर पर जोर से वार करती है और विक्टर नीचे गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब विक्टर अपने कमरे में जाता है, उसे एहसास होता है कि यहां कोई और भी है। वो पीछे मुड़कर देखता है और सामने कायल खड़ा होता है। विक्टर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। कायल अभी भी जिंदा है। वो हैरान रह जाता है कि कायल अब बिल्कुल साफ साफ बोल भी सकता है। उसकी आवाज में अब दर्द भी है और गुस्सा भी। कायल कहता है, मैं कितनी बार मरने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन मैं मर ही नहीं सकता। अब तू मुझे अकेला मत छोड़, मेरे जैसा एक और बना जो हमेशा मेरे साथ रह सके। लेकिन विक्टर गुस्से में चिल्लाता है, मैं फिर कभी तेरे जैसा राक्षस मॉन्स्टर नहीं बनाऊंगा। यह सुनकर कायल का गुस्सा फूट पड़ता है। वो विक्टर को पकड़कर जोर से दीवार पर फेंक देता है। इस आवाज को सुनकर एलिजाबेथ कमरे में दौड़ी चली आती है। वो कायल को जिंदा देखकर खुश हो जाती है, पर तभी विक्टर गुस्से में गन उठा लेता है और कायल को गोली मारने की कोशिश करता है, मगर गलती से एलिजाबेथ को गोली लग जाती है। विलियम जब वहां आता है और सब देखता है तो वो कायल को धक्का देकर गिरा देता है। कायल घायल एलिजाबेथ को अपनी बाहों में उठाकर वहां से बाहर निकल जाता है। इस तरफ विक्टर विलियम से कहता है, मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। पर विलियम आखिरी सांस लेते हुए कहता है, अब जरूरत नहीं, जो कुछ भी हुआ उस सब का जिम्मेदार तू ही है। और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। विक्टर अब अकेला रह जाता है और गन उठाकर धीरे धीरे पीछे हटता है। इधर एलिजाबेथ मरने से पहले कायल से कहती है, मैं अपनी जिंदगी में उस प्यार को ढूंढ रही थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो प्यार मुझे तुझ में मिला था, लेकिन अफसोस इस जन्म में हम साथ नहीं हो सके। एलिजाबेथ आखिरी सांस लेते हुए कहती है, मैं तुझसे प्यार करती हूं, लेकिन अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और इतना कहकर वो अपनी आखिरी सांस ले लेती है। उसी वक्त विक्टर कायल को खत्म करने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है तो वो सदमे में रह जाता है। कायल गुस्से में विक्टर को पकड़कर जोर जोर से पीटने लगता है और चिल्लाता है, अब तेरी जिंदगी मेरी है, तुझे मैं असली नरक दिखाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से विक्टर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, कायल को मारना। वो बम, तलवारें और हर तरह के हथियार तैयार करता है। कई दिनों की तलाश के बाद जब उसे कायल मिलता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कायल उल्टा विक्टर को ही पकड़ लेता है। कायल की नजर उस बम पर पड़ती है जो विक्टर के पास होता है। वो सोचता है, शायद इससे मैं आखिरकार मर पाऊं। वो बम को कसकर पकड़ लेता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन कायल नहीं मरता। असल में यही वो ब्लास्ट था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जब कैप्टन और उसके लोग वहां पहुंचे थे और उन्होंने विक्टर को अपने साथ ले लिया था। सीन अब वर्तमान प्रेजेंट में लौटता है। कायल की बात सुनकर विक्टर को एहसास होता है कि उसने जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह किया था, एक ऐसे दिल को तोड़ा जो बस प्यार चाहता था। वो कायल के पास जाता है, उसे प्यार से गले लगाता है और कहता है, अब मुझे समझ आया कि मेरी गलती क्या थी। मुझे माफ कर दो बेटे, तुम अमर हो, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, बस खुशी से अपनी जिंदगी जियो। कायल, जिसके मन में सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत की ख्वाहिश थी, आखिरकार वही प्यार विक्टर से पा लेता है। वो उसे एक पिता की तरह अपनाता है और उसे माफ कर देता है। लेकिन विक्टर की तबीयत अब बहुत बिगड़ चुकी होती है। वो धीरे धीरे अपनी आखिरी सांस लेता है और मर जाता है। कायल उदास होकर चुप बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कैप्टन अपने आदमियों से कहता है, सब लोग शांत रहो। कायल उठता है, धीरे धीरे जहाज के बाहर आता है और नीचे की ओर देखता है। वो नीचे उतर जाता है और जैसे ही बर्फ से ढकी हुई उस घाटी के अंदर फंसा हुआ जहाज दिखाई देता है, वो उसे फिर से समुद्र के अंदर धकेल कर मदद करता है। इससे जहाज में मौजूद सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इधर कायल बहुत दुखी होता है और जैसे तैसे अपनी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह मूवी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह मूवी कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में।